हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। बच्चों, हम 12th क्लास का जो टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंदर हम गौड़ टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने गौड़ जनजाति की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, गौड़ जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा, उनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ा, जैसे आकेट है, बर्तन और औजार हैं, वस्त्र हैं, ये सभी उनके बारे में पढ़ा। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है गौड़ जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति या सामाजिक और सांस्कृतिक के गौड़ जनजाति के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गौड़ों के समाज और संस्कृति के बारे में जो टॉपिक है उसका पहला पॉइंट लेते हैं। गौड़ पीढ़ सत्तात्मक समाज की रचना में रहता है। गौड़ों का जो परिवार होता है या समाज होता है वो किस प्रकार का? पितृ सत्तात्मक, मतलब परिवार का जो मुखिया होता है वो बाप होता है, और बाप की मृत्यु हो जाने के बाद जो भी संपत्ति होती है उनके बेटों में बराबर बांट दी जाती है। पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में बांट दी जाती है, और जब पिता की मृत्यु हो जाती है गौड़ों के अंदर, तो उसकी जितनी भी पिता की संपत्ति होती है, उनके जितने भी पुत्र होते हैं उसके अंदर बराबर उनको बांट दी जाती है। उसी को हम पितृ सत्तात्मक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृ सत्तात्मक संस्कृति। अगला बिंदु, गौड़ों में सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। वो गौड़ों का सबसे बूढ़ा आदमी होता है, जो पुरुष होता है वही क्या होता है? घर का मुखिया होता है। जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में होता है कि हमारे घर के जो दादाजी होते हैं, जो सबसे बूढ़े होते हैं, वही घर का क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। आगे देखते हैं, गौड़ लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलन है। और गौड़ों के अंदर बहुत सारे विवाह होते हैं, जिनमें से कौन कौन से? सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह जो प्रमुख विवाहों में से एक है। आपको पता ही है हमारी संस्कृति में 9 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ये सारे विवाह के बारे में बताया। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैचेस विवाह, ये सारे जो विवाह है हमारे धर्म के अंदर बताए। उन 9 विवाह हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर है। उसी प्रकार गौड़ के अंदर जो मुख्य 4 विवाह होते हैं, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह। गौड़ लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोतों के निकट या आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। और गौड़ों के अंदर जो शादी होती है वो प्राकृतिक स्थानों पर की जाती है। किस स्थानों पर की जाती है? प्राकृतिक स्थानों, वो भी जल स्रोत या कोई भी वृक्ष है जिसमें जो आम का वृक्ष है उनके नीचे ये की जाती है। जल स्रोत या तालाब के निकट कर लेते हैं, या फिर जो आम का पेड़ होता है उसके नीचे ये गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं वो शादी करते हैं। आपको पता ही है हिंदू संस्कृति अधिनियम 1955 के अनुसार, हिंदू संस्कृति अधिनियम 1955 के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत के अंदर हिंदू धर्म के अंदर सिर्फ एक ही शादी अनिवार्य होगी। यदि कोई दूसरी शादी करते हैं तो उससे पहली पत्नी से क्या लेनी पड़ती है? तलाक लेनी पड़ती है, तो दूसरा विवाह कर सकते हैं। अन्यथा हिंदू धर्म में दूसरा विवाह निषेध माना गया है। अगला बिंदु, गौड़ इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन करते हैं। और आपको पता है जब शादी विवाह करते हैं और शादी विवाह में बहुत सारे ऐसे अनिष्ट होने की संभावना बनी रहती है, और उस प्रकार के अनिष्ट से बचने के लिए जो गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने भगवान को याद करते हैं, और भगवान को याद करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? रामधुनी। कौन सी धुनी? रामधुनी का प्रयोग करते हैं। गौड़ों में गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। पटेल या मुखादम क्या है? पटेल या मुखादम क्या है? तो गौड़ में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखादम या पटेल। क्या कहते हैं? मुखादम या पटेल। याद रखना, गौड़ों में गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं, तथा गांव के चौकीदार को कोतवाल के नाम से भी जानते हैं। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पटेल या मुखादम किसे कहते हैं? अगला सवाल, कोतवाल क्या है? तो गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है? कोतवाल। क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। ये 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। गांव के गौड़ के गांव पुजारी या पुरोहित को देबारी कहा जाता है। ये भी एक सवाल बन गया, बहुत अच्छा। देबारी क्या है? देबारी क्या है? तो सीधा सा उत्तर होगा इसके, गांव के गौड़ पुजारी और पुरोहित को क्या कहा जाता है? देबारी। गांव के जो पुजारी होते हैं
और पुरोहित होते हैं जो गोडों में, उसी को क्या कहते हैं, देबारी कहते हैं। तो सवाल कौन कौन से बहुत अच्छे हो गए। पटेल क्या है या मुकदम क्या है, कोतवाल किसे कहते हैं या देबारी किसे कहते हैं, ये सवाल बनते हैं। फिर आगे गोडी बोली द्रविड़ भाषा के परिवार से संबंधित रखती है। याद रखना गोडों की बोली कौन सी है, गोडी। सवाल बन गया ये, गोडों की बोली प्रमुख कौन सी है, गोडी बोली है। कौन सी भाषा से संबंध रखती है, द्राविड़ भाषा से संबंध रखती है। किस भाषा से रखती है, द्राविड़ भाषा से। याद रखना गोडों की बोली, गोडी बोली किस भाषा से संबंध रखती है, द्राविड़ भाषा से संबंध रखती है, जिसका संबंध तमिल व कन्नड़ से भी है। और इसके अलावा द्रविड़ भाषा के अलावा गोडी भाषा का संबंध और किस बोली से है, तमिल और कन्नड़ से। याद रखना गोडी बोली का संबंध किन भाषाओं से है, यदि सवाल आता है तो याद रखना द्रविड़ भाषा, तमिल भाषा और कन्नड़ भाषा, इनसे हमारी जो गोडी बोली है गोडों की, उनसे संबंध रखती है। गोड हिंदी, मराठी और तेलुगु भी बोलते हैं। और कुछ गोड है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाने का अलग अलग भाषाएं सीखे, जैसे हिंदी है, मराठी है और तेलुगु है। गोडों में साक्षरता का स्तर देश की औसत से भी कम है। और गोडों के अंदर ये साक्षरता दर का स्तर देखें तो देश की जो औसत साक्षरता कितनी, 74.04। औसत साक्षरता कितनी है, 74.04% से भी बहुत ही क्या है, कम है। महिला साक्षरता और भी क्या है, नगण्य। और महिला साक्षरता देखते हैं तो और भी क्या पाई जाती, कम पाई जाती थी। याद रखना गोडों में साक्षरता दर बहुत ही कम है और उनमें से महिला साक्षरता और भी क्या है, कम है। अब आपसे पूछ ले बच्चों साक्षरता क्या है, तो याद रखना बच्चों 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में, मातृभाषा कौन सी है, हिंदी। 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं और उसको अंकगणितीय ज्ञान हो, और उसको अंकगणितीय ज्ञान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। और भारत की औसत साक्षरता कितनी है, 74.04। और राजस्थान की औसत साक्षरता 66.1%। कितनी है, 66.1%। अगला बिंदु देखें, गौड़ जनजाति के लोग नृत्य और गीतों के साथ पर्व और उत्सव मनाते हैं। और गौड़ जनजाति के अंदर कोई भी त्योहार आता है या कोई भी उत्सव मनाना होता है, उसके अंदर ये लोग नाच गान करते हैं। क्या करते हैं, डांस करते हैं रात के समय, और उसमें युगल डांस किया जाता है। स्त्री और पुरुष जो लड़का और लड़की होते हैं वो दोनों एक साथ मिलकर इसमें क्या करते हैं, डांस करते हैं। धूलिया गोडों की प्रमुख गायन जाति है। गोडों की प्रमुख गायन जाति कौन सी है, धूलिया गोड। कौन सी है, धूलिया गोड। याद रखना गोडों की प्रमुख गायन जाति कौन सी है, धूलिया गोड। प्रधान गोडों की मान्यताओं और इतिहास के बारे में गाकर सुनाते हैं। और ये धूलिया गोड होते हैं, जो प्रधान गोड होते हैं, इनकी मान्यता क्या है, उनका इतिहास क्या है, वो सब अपने गायन के माध्यम से उन लोगों को बताते हैं। तो याद रखना गोडों की प्रमुख गायन जाति धूलिया है। वो किसके बारे में बताते हैं, तो प्रधान गोडों के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं बच्चों, प्रधान गोडों के बारे में। अगला बिंदु देखते हैं, प्रधान गोडों के अनुसार, प्रधान जो गोड है उनके कथन अनुसार जब गोड के भगवान ने जन्म लिया था तो उनकी मां ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। और गोड के जो प्रधान गोड हैं वो क्या कहते हैं कि जब गोडों के भगवान का जन्म हुआ था तो उनकी मां ने उनको क्या कर दिया था, बेसहारा छोड़ दिया। मतलब उनको जन्म होते ही ऐसे ही छोड़ दिया, उनका लालन पालन नहीं किया। देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया, और मां पार्वती ने उनको क्या दिया था, सहारा। महादेव की पत्नी पार्वती माता ने उनको सहारा दिया था, लेकिन शंभु महादेव ने उनको गुफा में कैद कर दिया। और गोडों के जो भगवान थे उनको महादेव ने उनको क्या कर दिया, गुफा के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। गोडों के नायक पाहेंडी कपालिंगम। याद रखना गोडों के नायक पाहेंडी कपालिंगम ने देवी जंगूबाई, कौन सी देवी, जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से क्या करवाया, आजाद कराया। मतलब गोडों के भगवान को क्या कराया, आजाद कराया। ये क्या कह रहे हैं कि गोडों के भगवान का जब जन्म हुआ तो उनकी मां ने उनको बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती मां ने उनको संभाला, उनको सहारा दिया। और जब महादेव प्रभु को पता चला तो उन्होंने गोडों के भगवान को गुफा में कैद कर दिया। फिर गोडों के एक प्रमुख नायक थे, वो कौन थे, पाहेंडी अपालिंगम ने एक माता थी, उनकी नाम जंगूबाई था। क्या था, जंगूबाई की मदद से जो गोडों के भगवान थे उनको क्या करवाया, आजाद करवाया। क्या करवाया, आजाद करवाया। इस तरह हम देखते हैं कि समाज और संस्कृति के अंदर उन्होंने किस तरह गोडों के भगवान के बारे में विवेचना
की। अब हम लेते हैं अगला बिंदु को। गौड़ भूतकाल में मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते हैं। देखो, गौड़ जो जनजाति के जो लोग थे, जिस समय वो प्राचीन संस्कृति में रहते थे, उस समय उनके मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो मनोरंजन करने के लिए किसकी लड़ाई कराते थे? मुर्गों की लड़ाई कराते थे, और उससे वो क्या करते थे? आनंद प्राप्त करते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर ये अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति अपनाकर मनोरंजन के रूप में आनंद प्राप्त करते हैं। अगला बिंदु, गौड़ों के देवता बड़ा देव, श्री शंभु महादेव और परसा पेट इनके प्रमुख देवता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना बच्चों। यदि पूछा जाए गौड़ों के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, तो पहला नाम है बड़ा देव। कौन सा है? बड़ा देव। दूसरा श्री शंभु महादेव, और तीसरा परसा पेट। ये तीन है गौड़ों के प्रमुख देवता है। कौन कौन से? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ा देव, श्री शंभु महादेव और परसा पेट, ये गौड़ों के देवता है। गौड़ शीतला माता और छोटी माता देवी की पूजा करते हैं। और यदि देवियों का नाम पूछे कि गौड़ों की प्रमुख देवियां कौन सी है, तो शीतला माता और छोटी माता। कौन सी माता है? शीतला माता और छोटी माता गौड़ों की प्रमुख क्या है? देवियां है। क्या है? देवियां। देवता बड़ा देव, श्री शंभु महादेव और परसा पेट, देवियां शीतला माता और छोटी माता। गौड़ लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियां की बलि देते हैं। देखो, गौड़ जनजाति के अंदर अंधविश्वास पाया गया, और अंधविश्वास के कारण जीवों की क्या करते हैं? वो हत्या करते हैं। और उनका विश्वास है यदि जीवों की बलि देंगे तो भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न होंगे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं वो भेड़ बकरियां की बलि देते हैं। तो गौड़ जनजाति के लोग भी क्या है? अंधविश्वासी होते हैं, और वो भेड़ बकरियां की क्या देते हैं? बलि देते हैं। गौड़ प्रकृति पूजक होते हैं। गौड़ कैसे होते हैं? प्रकृति को पूजते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति भगवान का स्वरूप है, और इसलिए वो पेड़ पौधे जीव जंतु की वो पूजा भी करते हैं। प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान वनों में निवास करते हैं, और गौड़ों का विश्वास है कि भगवान कहाँ निवास करते हैं? वनों के अंदर निवास करते हैं। अगला बिंदु, गौड़ लोग काली दंतेश्वरी और बड़ा देव को नर बलि देते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है कि गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं किन देवताओं को नर बलि देते हैं। गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं किन देवताओं को नर बलि देते हैं, तो याद रखना, काली दंतेश्वरी और बड़ा देव। काली दंतेश्वरी और बड़ा देव को गौड़ जनजाति के लोग होते हैं वो नर बलि देते हैं। क्या देते हैं? नर बलि। गौड़ जनजाति के लोग मर्त शरीर को जलाते और दफनाते हैं। जिस प्रकार हिंदू संस्कृति के अंदर कुछ लोग मरे हुए व्यक्ति के शरीर को जलाते हैं और कुछ लोग उसको क्या करते हैं? दफनाते हैं, उसी प्रकार गौड़ जनजाति के लोग भी उनके शरीर को जलाते और दफनाते हैं। उनका विश्वास है कि आत्मा अजर और अमर है। उनका विश्वास है कि शरीर समाप्त होता है लेकिन आत्मा समाप्त नहीं होती है, वो अमर है, अजर है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकती है लेकिन वो कभी मरती नहीं है। ये तो शरीर है जिसको हम मार रहे हैं या उसको जला रहे हैं या दफना रहे हैं। अब अगला बिंदु है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। देखो, आपने एस्किमो के बारे में पढ़ा कि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ जाने से एस्किमो के लोगों के जीवन में 1960 में क्या प्रभाव पड़ा, आपको पता ही है। 1960 के अंदर जब ये अमेरिका यूरोप के संपर्क में आए तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनकी वेशभूषा में परिवर्तन आ गई। जहाँ हार्पून से शिकार करते थे वो बंदूक से, अग्नि अस्त्र से करने लगे। जहाँ कयाक चलाते थे वो मोटर चालित वहां चलाने लगे। स्लेज की जगह स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे। फिर आपने बुशमैन को देखा कि शहरों के संपर्क में आ जाने के कारण उनका वेशभूषा, उनके सहन सब में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार आपने भील में देखा कि भील लोग जब अपने आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए तो उनका जो आर्केड क्रिया के स्थान पर वो उद्योगों में काम करने लगे, शहरों के अंदर जाकर काम करने लगे, पढ़ लिख गए, साक्षर हो गए। ये सब किसके कारण हुआ बच्चों? आधुनिक संस्कृति। तो उसी तरह आधुनिक संस्कृति का प्रभाव गौड़ों के ऊपर किस प्रकार पड़ा वो अपन देखते हैं। गौड़ लोगों के आवास क्षेत्रों के में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों से श्रमिक कर्म की ओर प्रवृत्ति बढ़ी। देखो, गौड़ जहाँ रहते हैं वहां पर क्या लगे? उद्योग धंधे लगे, और उद्योग धंधे लग जाने के कारण जो गौड़ पहले
शिकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे, अब वो उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे। अब ये औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है उद्योगों का विकास करना। क्या होता है? उद्योगों का विकास करना। गौर बड़ी संख्या में खदानों और विनिर्माण उद्योगों में श्रमिक के रूप में कार्य लगे, और गौर जनजाति के जो लोग थे बड़ी मात्रा में कहा खानों के अंदर मतलब खदानों के अंदर और विनिर्माण मतलब उद्योग के अंदर काम करने लग गए। वि या निर्माण मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तु बनाने वाले जो उद्योग होते हैं उसे विनिर्माण कहते हैं, और आपका विनिर्माण एक शब्द आता है उद्योग। तो उद्योग की परिभाषा सीधी सी बात है, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है बच्चों? उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योग। तो प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को मशीनी द्वारा रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाने वाली इकाई होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। तो उद्योगों के अंदर और खाद्यान्नों के अंदर जब श्रमिकों के रूप में ये कार्य करने लगे तो उनको अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। अच्छी आमदनी प्राप्त हुई तो उनके रोजगार के साथ साथ उनके वेशभूषा और उनके खान पान और उनके आर्थिक जीवन पर भी सुधार आने लग गया। गौड़ बस्तियों में आवास के पास क्या लग गए? गौड़ बस्तियों में हॉस्पिटल, विद्यालयों, बाजारों, बैंकों और पंचायतों की स्थापना की। जहां जहां गौड़ बस्तियां बसी हुई थी उन बस्तियों के आसपास सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक विकास किए गए। सरकार ने उनके क्षेत्रों में पाई जाने वाली साक्षरता दर को कम देखी और उन कम प्रवृत्ति होने के कारण उन क्षेत्रों के अंदर किसकी स्थापना की? विद्यालयों की स्थापना की या स्कूलों की स्थापना की, और उनकी बीमारी और इलाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल बनाए, और इसके अलावा वहां के जो विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद है वो अलग अलग जगहों में वितरित कर सके, बेच सके, इसलिए वहां पर स्थानीय बाजारों का निर्माण किया और वहां पर पंचायतों का भी निर्माण किया। आपको पता ही है पंचायती राज की स्थापना वो अनुच्छेद किसके अंदर आई हुई है? पंचायती राज की स्थापना अनुच्छेद 40 के अंदर बताई गई। अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायती राज की स्थापना के बारे में बताया गया। और आपको पता ही है पंचायती राज की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 के अंदर पंचायती राज की स्थापना नागौर जिले के अंदर की गई। और ये पंचायती राज का यदि अनुच्छेद पूछे तो 40 है, जिसमें पंचायतों की जो शक्तियां हैं, उसके संगठन है, उनके जो कार्य प्रणाली है, वो सब इसके अंदर बताया हुआ है। इनके क्षेत्रों में सड़क व रेल मार्गों की जहाज से इनका संपर्क शहरों से बढ़ा। जब इन क्षेत्रों के अंदर क्या लगा दी गई, स्थापना कर दी गई सड़कों की और रेल मार्गों, मतलब इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के तौर पर उन क्षेत्रों में सड़क मार्ग और रेल मार्ग का विकास किया गया, जिसके कारण उन लोगों के अंदर आवागमन की प्रवृत्ति बढ़ी। और आवागमन की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण वो शहरों के लोगों के संपर्क में आने लगे, और शहर के लोगों के संपर्क में आ जाने से उनके रहन सहन, खान पान, उनकी भाषा, यहाँ तक कि उनके साक्षरता दर में भी परिवर्तन देखने को मिला। इनका संपर्क शहरों से बढ़ा, जिससे इनके जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। सरकार ने दासता के प्रति कबाड़ी प्रथा, याद रखना बच्चों, बिलों के अंदर एक प्रथा थी, कौन सी? दापा प्रथा, और एक थी गोल गादेड़ो प्रथा। दापा प्रथा और गोल गादेड़ो प्रथा किसमें थी? भीलों में, ठीक है। और उसी प्रकार गोड़ के अंदर एक प्रथा, कौन सी? कबाड़ी प्रथा। कबाड़ी प्रथा जो प्राचीन काल की गोड़ों के अंदर एक कलंक के रूप में जानी जाती है, कलंक के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर ऋण लेने के बाद व्यक्ति की उम्र समाप्त हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसकी जो ऋण ली हुई जो रकम होती है या उधार ली हुए जो पैसे होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। इसी कारण ने सरकार ने इस कबाड़ी प्रथा के ऊपर पूर्ण रूप से क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध। तो सरकार ने दासता के प्रति कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया। अब कबाड़ी प्रथा क्या होती है उसके बारे में देखिए।
कबाड़ी प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए एक ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकार के घरों के अंदर गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता है। मतलब एक व्यक्ति यदि कोई पैसा उधार लेता है या ऋण लेता है तो उस ऋण को चुकाने के लिए उस गौड़ परिवार के जो जितने भी सदस्य होते हैं उनके परिवार में, उन परिवारों को उस साहूकार के घर में क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और लोन चुकाने के लिए उनकी कई पीढ़ियां उस साहूकार के घर में क्या करती हैं, कार्य करती है। तो उसी प्रथा को क्या कहा गया, कबाड़ी प्रथा। उस कबाड़ी प्रथा को एक कलंक के रूप में देखने के कारण सरकार ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। गौड़ क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा। देखो गौड़ क्षेत्रों के अंदर सरकार ने विकास करने के लिए क्या लगाए, हॉस्पिटल लगाए, स्कूल खोले और पंचायती राज की स्थापना की और बैंकों की स्थापना की। तो क्यों की कि उनका विकास हो। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहां पर जब स्कूल खोले तो स्कूल खोलने से उन क्षेत्रों के अंदर साक्षरता दर में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। क्या होने लगी, साक्षरता दर में वृद्धि होने लगी, जिससे उनके जीवन अधिक सुविधाजनक हो गए। और जब वो पढ़ लिख गए, साक्षर हो गए, तो उसके जीवन में और ही बहुत ज्यादा क्या आने लगा, परिवर्तन आने लगा। वो हर प्रकार की समस्याओं के बारे में, हर प्रकार की जो वर्तमान स्थिति है, उनके आर्थिक विकास के जो पहलू है, उनके बारे में वो आसानी से जानने लग गए। आपको मालूम ही है कि व्यक्ति को इस जीवन में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता मिलता है, वो शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है। किसके माध्यम से मिलता है, शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है बच्चों। यदि जो व्यक्ति पढ़ लिख जाता है या अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है या अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता है, तो उसके सामने जो भी जातिवाद के रूप में या फिर किसी प्रकार के आंतरिक रूप में पाई जाने वाली जो समस्याएं हैं, वो आसानी से उससे निपट सकता है। और कोई भी समाज के अंदर, आज के समाज के अंदर सबसे ज्यादा जो आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, वो शिक्षा को ही मिलता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा पहलू है जिससे व्यक्ति यदि एक बार कमा ले तो आने वाली कई पीढ़ियों को आसानी से उस शिक्षा के माध्यम से उजागर कर सकता है। तो बच्चों, शिक्षा ही इस जीवन का मूल आधार होता है, इसलिए शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो गौड़ जनजाति के लोगों ने अपने जीवन को सुधारने के लिए आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए और उन्होंने किसको बढ़ाया था, शिक्षा को बढ़ाया था। और आज शिक्षा को बढ़ाने के कारण उनके जीवन में क्या आ गया, सुधार आ गया। तो बच्चों, हमने जो विश्व के प्रमुख जनजातियां तो टॉपिक थे, उसके अंदर हमने एस्किमो, बुशमैन, भील और गौड़ के बारे में पढ़ा। उनकी जो विशेषता थी, शारीरिक विशेषता, उसके निवास क्षेत्र थे, उनके आर्थिक क्रियाकलाप थे और सामाजिक वातावरण से साथ उनका समायोजन था और आधुनिक संस्कृति और समाज की स्थिति थी। और उन सब के बारे में हमने प्रत्येक जनजाति के अंदर अध्ययन किया और हमने देखा कि जब वो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए तो उसके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ने लग गया। तो बच्चों, हमारा विश्व की प्रमुख जनजाति जो टॉपिक थे, उसके अंदर काफी बार 3 नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल पुटअप होते हैं। 3 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल पुटअप होते हैं। और इसके अंदर इसी प्रकार के विश्व की प्रमुख जनजाति, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में एक सवाल आता है कि एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों को स्पष्ट कीजिए। एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों को स्पष्ट कीजिए। तो आप उसके अंदर आखेट लिखना है, भोजन लिखना है, वस्त्र लिखना है, औजार और बर्तन लिखना है। ये सारे क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप के ही भाग है। इस तरह आपका बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। और फिर 1 नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, मैंने आपको जब टॉपिक को समझाया था तो प्रत्येक टॉपिक के अंदर जो आपके 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन बनने के लिए जो पॉइंट थे, उनको मैंने अच्छी तरह से आपको बताया है कि कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, तो उनको अच्छी तरह से ज्ञात करना है। इसके साथ आपके प्रत्येक आपके वीडियो के साथ PDF दी हुई है, उससे आप अपने और नोट्स बना सकते हैं या उस नोट से आप पढ़ सकते हो और इस टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।